आज सबसे पहले आपको मिडिल ईस्ट में युद्ध के नए मोर्चे के बारे में बताएंगे। इजराइल ने ईरान से युद्ध विराम के बाद अपने पुराने दुश्मन सीरिया की तरफ निशाना मोड़ दिया है और एक जबरदस्त हमला करते हुए दमिश्क में उसकी सेना के मुख्यालय को उड़ा दिया है। यह धमाका इतना जोरदार था जिसका कंपन आसपास की बिल्डिंग्स तक पहुंचा। इजराइल ने कहा कि उसने यह हमला ड्रूज अल्पसंख्यकों को सीरिया की सेना से बचाने के लिए किया है। इजराइल के इस हमले के बाद खाड़ी देशों में नई जंग की शुरुआत हो गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति यहां सीज फायर का कब ऐलान करते हैं। आज वही एनसीईआरटी की किताब मेरे पास भी है और इसके कुछ पन्ने मैंने मार्क किए हुए हैं जो मैं आपको आज दिखाना चाहती हूं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा था, क्या पीढ़ियों तक लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा था और सच क्या है। और समृद्ध इतिहास जो हमारा है वो हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया, आक्रांताओं को ही क्यों महान बताया गया। आज सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार तो अब ये पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इन बातों को जानबूझकर क्यों छिपाया गया। और सोचिए कि अकबर को हमारी इतिहास की किताबों में बड़ी बड़ी फिल्में बनाई गई अकबर को लेकर, उसमें सबसे महान, सबसे अच्छा राजा, सबसे दिलेर राजा के तौर पर दिखाया गया। इसी किताब में आगे हालांकि ये भी बताया गया है कि बाद में उसमें कई बदलाव आए। वो हिंदू राजाओं की बेटियों के साथ शादी करके आसपास की जगहों में वो एक स्टेबलाइजेशन चाहता था, अपने पूरे साम्राज्य को स्थिर और स्थायी बनाना चाहता था। उसने जिज़िया टैक्स भी हटा दिया। लेकिन हमारी किताबों में लिखा है अकबर के बारे में कि बहुत सहिष्णु था, यही पढ़ाया गया। अकबर तो हिंदुओं को काफिर बताकर उन्हें मार रहा था, लेकिन उसका नरसंहार कर रहा था। इतिहास गवाही देता है कि 30,000 से ज्यादा आम लोगों के नरसंहार का आदेश और उसके बाद विक्ट्री संदेश, जिसमें कहा गया कि काफिरों को हमने अपने भूखे तलवार से खत्म कर दिया है। संदेशे भिजवा रहा था कि हमने इस्लाम की स्थापना कर दी। इसी तरह से इस किताब में औरंगजेब के बारे में भी लिखा गया है। औरंगजेब को भी लेकर आपने देखा होगा कि औरंगजेब के बारे में कई लोग और खास तौर पर कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनकी मजार तक पर पहुंचती हैं। किताब में लिखा है कि कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि औरंगजेब के उद्देश्य राजनीतिक थे और इसके लिए वो ये उदाहरण देते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर बनाने के लिए दान भी दिया था। लेकिन हकीकत ये है कि उसके फरमानों ने उसके धार्मिक उद्देश्यों को साफ किया था। उसने प्रांतों के गवर्नर्स को गुरुकुल मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। उसने बनारस, मथुरा, सोमनाथ, जैन मंदिरों, सिखों के गुरुद्वारों को तोड़ा था। लेकिन इन सब पर काली चादर जैसे डाल दी गई ताकि वो अंधेरे में गुल हो जाए। हकीकत यह है कि इन मुगल शासकों का फर्जी इतिहास जो आज तक हमें पढ़ाया गया, उसी की वजह से इनका अब तक महिमा मंडन हो रहा है। जबकि हकीकत क्या है, ये एनसीईआरटी की नई किताब बता रही है। बाबर के वंशजों के काले कारनामे सामने आने से अब कोई रोक नहीं सकता। वामपंथी इतिहासकार अब इससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि औरंगजेब एक बेहद बर्बर शासक था। उसने अपने भाई दारा शिकोह का सिर काटकर उसे पिता शाहजहां के सामने पेश किया था। उसने तमाम मंदिर तोड़े, सिख गुरुओं को निर्ममता से मारा। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतिहास को सही किए जाने के इस फैसले से बहुत दुखी दिख रहे हैं। इतिहास तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। अकबर कभी महान नहीं था, ये लुटेरा था, लुटेरा है, लुटेरा रहेगा इतिहास में। ये हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की पढ़ाई में जो सांप्रदायिकता की बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। मुगलों ने तो लगातार अत्याचार किए। 1.25 मन जनेऊ तोला जाता था औरंगजेब के समय में। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, गुरु अर्जन देव जी की शहादत, वो सबके सब मुगलों के चलते हुई। तो ये तो कई साल पहले होना चाहिए था, जो अब भारत सरकार ने करना शुरू किया है। क्या आप स्टूडेंट को नफरत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं? आप मराठाओं के बारे में पढ़ाएं, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ाएं, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ाएं, आप कृष्णा के बारे में पढ़ाएं। तो मुझे लगता है टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए कि आपको सिर्फ उनको नॉलेज देनी है,
ना ये टारगेट होना चाहिए कि आपको नफरत फैलानी है, स्टूडेंट को उनके दिमाग में डालना है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करके एक पर्टिकुलर दौर को एक डार्क पीरियड के तौर पे दिखाया जाए, ये बात गलत है। और इस तरह से आप बच्चों के जहनों को परागंदा कर रहे हैं, उनको यानी गलत दिशा में जा रहे हैं। NCERT should not come under any pressure from any authority, including the state government or other governments. कांग्रेस के समय ये लिख करके बच्चों को पढ़ाया गया जो ठीक नहीं था, और अब मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में कभी भी अकबर को महान नहीं पढ़ाया जाएगा। और राइज ऑफ शिवाजी महाराज, तो ये सब एक एक करके इस पूरी किताब में दिया गया है और एक एक पन्ना इस बारे में, काफी लंबा ये चैप्टर दिख रहा है, कई पन्नों का है। और द मराठाज आफ्टर शिवाजी, यानी उनके बाद भी पूरा मराठा एम्पायर का ये पूरा मैप इसमें, तो कई पन्नों का ये पूरा चैप्टर है जो इसमें पढ़ाया गया है और दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो जो तरजीह मिलनी चाहिए थी भारत के शूरवीरों को, उस पर आप देखिए ना, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो किस तरह से अपना फाइनेंस मैनेज करते थे, सॉवरेन किंग थे, लेकिन उसी के साथ साथ वो पंच प्रधान जो रखते थे, प्रधान रखते थे, प्राइम मिनिस्टर, सचिव, मैरीटाइम सुप्रीमसी, जल में जो भारत की उस वक्त सुप्रीमसी थी, इन तमाम चीज़ों को इस किताब में डाला गया है। तो मुझे लगता है कि 10-20 पन्ने का एक पूरा चैप्टर मराठा साम्राज्य पर है। और सवाल यही है कि जिस तरह की जानकारी अब इसमें दी गई है, वो अपने आप में साफ संदेश है कि आने वाली पीढ़ी को कम से कम इतिहास के वो हिस्से जो भारत के गौरवमयी पल हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है। तो जो विदेशी आक्रांता थे, अगर उनका क्रूर चेहरा था तो वो क्रूर चेहरा भी सामने रखा जा रहा है। मुगलों ने जो कट्टरता आज से 400-500 वर्ष पहले की, उसी का नतीजा है कि आज भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्क हैं जो कट्टर हैं। मुगलों और इस्लामिक आक्रांताओं ने 1000 साल पहले जो कोशिश की थी वो आज भी जारी है। इस्लामिक आक्रांता हिंदुओं के मंदिर, उनकी बस्तियों को, उनके घरों को तोड़ा करते थे, और आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में यही हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ताजा उदाहरण। प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार भारत रत्न सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर, एक एक तस्वीर जिसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। सत्यजीत दा, जिसे बांग्लादेश में ढाया जा रहा है, ये उनका घर है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से अपील भी की, ये तक कहा कि इस धरोहर को बचाने का काम किया जाए, इसे म्यूजियम में बदल दिया जाए, जितनी जरूरत होगी, जो जरूरत होगी हम देंगे। लेकिन वो माने नहीं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने सत्यजीत रे का ये घर ढा दिया है। आज कला जगत से जुड़े लोगों के लिए और देशवासियों के लिए इस घर का टूटता एक एक ईंट जैसे सीधे सीने पर गिर रहा हो, क्योंकि भारत को आज अगर सिनेमा में आप देखें तो सबसे बड़ी जो लेगेसी है, विरासत है, वो सत्यजीत रे की है। बांग्लादेश में सत्यजीत रे का ये पुश्तैनी घर उनके दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी का था। इसे वहां जमींदार बाड़ी के नाम से जाना जाता था। ये जो 2 मंजिला इमारत लगभग 4.3 एकड़ के एरिया में फैली थी। घर के बाहर लोहे के एक बोर्ड पर लिखा था, ऑस्कर विनर सत्यजीत रे का पैतृक घर। 1947 में बंटवारे के वक्त ये संपत्ति बांग्लादेश सरकार के अधीन हो गई थी। इस घर का इस्तेमाल 10 साल पहले तक मेमन सिंह बाल अकेडमी के तौर पर किया जा रहा था। ये घर पिछले कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था क्योंकि ये जर्जर हो चुका था। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि यहां पर शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां फिर से शुरू की जाएंगी, इसीलिए यहां नई सेमी कंक्रीट बिल्डिंग बनाने की तैयारी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए यह घर अब तोड़ा जा रहा है। यह बांग्लादेश सरकार का कहना है, लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार हर उस पहचान को खत्म कर रही है जो हिंदुओं से जुड़ी हुई हो, जो भारतीयों से जुड़ी हुई हो। इसीलिए सत्यजीत रे का घर तोड़ा गया, वो भी तब उसे बचाने की भारत सरकार की तरफ से अपील की गई। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की सरकार से अपील की।
अपील ये की कि हमने बहुत खेद के साथ ये नोट किया है कि वरिष्ठ फिल्मकार और साहित्यकार सत्यजीत रे का बांग्लादेश के मेमन सिंह स्थित पुश्तैनी घर, जो उनके दादा और प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी का घर था, उसे तोड़ा जा रहा है। इस इमारत की महत्ता को देखते हुए इसे तोड़ने के फैसले पर फिर से विचार किया जाए और इसके पुनर्निर्माण करके इसे म्यूजियम बनाने पर विचार किया जाए, इसी को रिहैबिलिटेट किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। भारत सरकार इसमें पूरा सहयोग देने की तैयारी में है, तैयार है, ये भी लिखा गया। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बांग्लादेश और भारत सरकार से सत्यजीत रे का घर बचाने की अपील की थी। ममता बनर्जी ने कहा था, ऐसी रिपोर्ट्स है कि बांग्लादेश के मेमन सिंह में स्थित सत्यजीत रे के दादा प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र किशोर राय चौधरी का पुश्तैनी घर ढाया जा रहा है। ये खबर बहुत दुखद है। राय परिवार बंगाली संस्कृति के बड़े संरक्षक रहे हैं। मैं बांग्लादेश की सरकार से अपील करूंगी कि इस धरोहर को बचाया जाए। भारत सरकार को भी इस मामले में दखल देनी चाहिए। लेकिन इस अपील का भी बांग्लादेश पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने ये घर तोड़ दिया। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से लगातार सांस्कृतिक विरासतों से जुड़ी धरोहरों को तोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स है कि 1500 के करीब इतिहास से जुड़ी चीजें तोड़ दी गई हैं। इनमें स्कल्पचर्स, म्यूरल्स, मेमोरियल्स सब शामिल हैं। बांग्लादेश युद्ध से जुड़ी कई धरोहरें भी तोड़ी जा रही हैं। शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़ दी गई। जिस शख्स ने इस देश को आकार लेने में अपनी भूमिका निभाई, जो देश उनकी मूर्तियां तोड़ रहा है, वो देखिए कैसे खुद ही जल रहा है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर पर भी भीड़ ने हमला किया था, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी टैगोर का ही लिखा हुआ है। अपनी जड़ें, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व भुला गए हैं ये लोग। कट्टरपंथ का ऐसा जामा सिर पर चढ़ा हुआ है। उनके पुश्तैनी घर पर देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर में बांग्लादेश की सरकार ने म्यूजियम बनाया हुआ था, लेकिन कट्टरपंथियों को इससे क्या मतलब। जून के महीने में हमला किया, खूब तोड़फोड़ की। अब यहां म्यूजियम भी बंद कर दिया गया है और एक एक करके बांग्लादेश की धरोहरों को नष्ट कर दिया गया है। कट्टरपंथ का चश्मा जब आंखों पर चढ़ जाता है तो अपनी जड़ें भी आपको गलत लगती हैं। तभी तो सोचिए, अपनों पर इस तरह से हमला। आपका राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सत्यजीत रे, उनकी विरासत से कहां तक भागोगे, कितने शीशे तोड़ोगे, कितने घर जलाओगे। सत्यजीत रे ने 1921 में कोलकाता में पैदा वो हुए थे। उनका पूरा इतिहास आपको बताते हैं। सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथेर पांचाली थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली। 1955 में रिलीज हुई पाथेर पांचाली, 1956 में रिलीज हुई अपराजितो और 1959 में रिलीज हुई अपूर संसार को अपूत्रयी कहा जाता है। सत्यजीत रे ने कुल 37 फिल्मों का निर्देशन किया। ऑस्कर कमेटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर पुरस्कार कोलकाता में उनके घर आकर दिया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पाने वाले सत्यजीत पहले भारतीय फिल्म मेकर हैं। सत्यजीत रे ने अपनी कई फिल्मों का संगीत खुद दिया, वो डायलॉग्स भी खुद ही लिखते थे। भारत सरकार ने 1965 में उन्हें पद्म भूषण, 76 में पद्म विभूषण, 92 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया। और अब ये बहुत दुखद है कि उनके पुश्तैनी घर को ढाया जा रहा है। वो नहीं जानते कि उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो, बीमार कर सकता है। एक चुटकी नमक हार्ट अटैक ला सकता है। एक चुटकी नमक अस्पताल पहुंचा सकता है। एक चुटकी नमक। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा नमक छिड़कना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ज्यादा नमक आपका एक अपना हक अदा करेगा, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बीमार ही करेगा। इसीलिए एक चुटकी नमक के खतरे को समझते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सोशल मीडिया पर #पिंच फॉर अ चेंज अभियान शुरू किया है, जिससे लोगों के बीच नमक के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। सरकार कह रही है कि हम एक चुटकी नमक कम करके बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखिए, हम भी ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए सिर्फ जागरूकता फैलाना चाहते हैं। तेल में तली हुई चीजें खाना या चीनी ज्यादा खाना या फिर नमक ज्यादा खाना आपकी सेहत के लिए गलत है, और कम से कम जागरूकता फैलाने के लिए आपको ये तमाम खबरें जरूर देखनी चाहिए। ज्यादा नमक के इस्तेमाल को गंभीर मानते हुए ICMR के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्था ने पंजाब और तेलंगाना में 3 साल का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें हेल्थ वेलनेस सेंटर्स पर
लोगों को नमक के इस्तेमाल को लेकर सही सलाह दी जाएगी और ये आकलन किया जाएगा कि हेल्थ वर्कर्स द्वारा दी जा रही सलाह क्या लोगों के ब्लड प्रेशर को कम करने और सोडियम की खपत को कम करने में मदद कर सकती है। कई बार लोगों को लगता है कि वो अपने खाने में नमक का कम इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें नमक की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। असल में लोग ये नहीं समझ पाते कि वो अनजाने में कितना ज़्यादा नमक खा रहे हैं। हिडन सॉल्ट कई चीज़ों में होता है जो अब हम आपको बताना चाहते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, आप तो एक तो खाने में तो डाल ही रहे हैं डायरेक्ट नमक, लेकिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आप और कौन कौन सी जगहों से नमक कंज्यूम कर रहे हैं। अचार, बिस्किट, कुकीज़, ब्रेड, वड़ा पाव, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज फूड, पापड़, मतलब ये तमाम चीज़ें जो पैकेट में आती हैं ज़्यादातर में उनमें नमक होता है और आप उसको नमक में गिनती नहीं करते हैं क्योंकि आप तो अलग से नमक खा रहे हैं। सभी तरह के पैकेज प्रोसेस फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नमक मिलाया जाता है और लोग जाने अनजाने में नमक का सेवन। आप सोच रहे होंगे कि खाने में नमक की मात्रा कैसे कम की जा सकती है, नमक के इस्तेमाल से कैसे बचे, तो जल्दी से आपको बता देते हैं। प्रोसेस की बजाय फ्रेश खाना, फ्रेश खाने का कोई सप्लीमेंट है ही नहीं। बहुत मजबूरी हो तभी पैकेज प्रोसेस फूड खाइए बिना नमक। और ये मैं आपको पर्सनल अपने अनुभव से भी बता रही हूँ। पैकेज में अगर कुछ भी आ रहा है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स, नमक, सब कुछ ज़्यादा होगा, सोडियम ज़्यादा होगा, जो आपके लिए बहुत खतरनाक है। बिना नमक या कम से कम नमक में खाना पकाएं। पैकेट बंद सॉस, मेयोनीज, नूडल्स बचें। कम नमक वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। खाने पर ऊपर से नमक डालने की आदत पूरी तरह से छोड़ दें। यही है, जो चलेगा उसी के पांव में छाला होगा और जो जलेगा उसी दिए से उजाला।